चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे, चलो फटाफट। पहला सेक्शन है सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पेज नंबर क्या है? 1। वो फिनिश हुआ था ना कल? हाँ, डिविडेंड हो गया था, राइट। सी 128 फर्स्ट सेक्शन इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ सी व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अकाउंट्स। क्या लगता है? वो तो व्हाट वी डू इन अकाउंट्स, वी मेंटेन ऑल द ट्रांजैक्शंस। व्हाई? टू नो। It is accounts are prepared in order to maintain transparency with the members, to show the true and fair view of the state of affairs of the company. State of affairs मतलब क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो कंपनी के हो रहे हैं, दैट थिंग शुड बी ट्रू एंड फेयर। मतलब अकाउंट्स एक ही ऐसी चीज है जिसके ऊपर देखो कंपनी फ्रॉडुलेंटली बना रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट वी विल गो ऑन अ पॉजिटिव साइड के वी विल अज्यूम कि हाँ कंपनी जो भी कर रही है ठीक ठाक ही कर रही है। So it will give us true and fair view about the status of the company, whether the company is in profit, whether the company is in loss, whether the company is growing, whether the company is going down, whatever it is. It will give us a clear picture. Okay. So accounts का main motive वही होता है, to give true and fair view of the financial position and state of affairs, not statement, of the company। बराबर। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट्स। यस, कोई ऐसा कंपनी है जिसको एग्जेम्प्ट करेंगे नहीं। ऑल द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट्स, बट व्हाट अबाउट दोज कंपनीज विच आर गवर्न्ड अंडर स्पेशल एक्ट? क्या उनके लिए, उनको भी अकाउंट्स है एप्लीकेबल, नो डाउट, बट उनके लिए उनका स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा कि कंपनीज एक्ट? फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी। याद है मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था तुम लोग को कि व्हेनेवर द टू सेक्शंस कोलाइड ऑलवेज विच विल प्रिवेल। सो अगर स्पेशल एक्ट में कुछ बोला है तो उस वक्त उस स्पेशल कैटेगरी की कंपनीज को ये सब सेक्शंस नहीं फॉलो करने, राइट। वी विल सी वेदर दिस विल बी एप्लीकेबल टू देम और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखना कहां पे? प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? देखो नॉर्मली तो है ना, नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखा जाता है, ठीक है। अदर प्लेस पे भी रखा जा सकता है, ठीक है, अदर एड्रेस पे भी रखा जा सकता है। बट जैसे ही देखो अदर एड्रेस पे रखना है, सो हु विल डिसाइड किस प्लेस पे रखना है? बोर्ड विल डिसाइड। जैसे ही बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि वी नीड टू कीप दिस बुक्स एट अ प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, तो उस एड्रेस का इंफॉर्मेशन आरओसी को देना है। किस एड्रेस का? द अदर एड्रेस वेयर वी आर गोइंग टू कीप व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नॉर्मली तो देखो एज आई सेड कहां रखा जाता है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा जाता है। बट अदर प्लेस का मतलब क्या होगा? इट कैन बी एनी प्लेस। एनी प्लेस पे रखना है तो भी अलाउड है, बट इट्स द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू इन्फॉर्म आरओसी। ओके। नाउ जब भी तुम लोग अदर एड्रेस पे रखते हो, इन्फॉर्म ROC in how many days? 7 days in form AOC 5। 7 दिन कब से? फ्रॉम द डिसीजन। हु डिसाइड्स? बोर्ड। बोर्ड ने डिसाइड किया रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं, ये एक्स वाले एड्रेस पे रखना है अपने को बुक्स। सो वो जैसे ही डिसाइड हो जाता है, 7 दिन में कंपनी कौन सा फॉर्म भर देगी आरओसी को?
AOC 5, जिसमें क्या होगा, द न्यू प्लेस वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट। समझा इतना इजी? नॉर्मली कहां रखते हैं? ROC पे रखते हैं। ये ROC है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी है ये, राइट? रखना है तो रख सकते हो, बट यू नीड टू इन्फॉर्म ROC बाय फाइलिंग विच फॉर्म? AOC 5। ओके, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। किस तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे अंदर? तो एकदम इजी है, ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑल परचेज एंड सेल्स, लास्ट में कुछ हुआ तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करेंगे। कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होता है? कॉस्टिंग। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग फैक्ट्री वगैरह चला रहे हो, प्रोडक्शन कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो यू नीड टू हैव अ फैक्ट्री। मैन्युफैक्चर ऑफिस में होता है क्या? फैक्ट्री में होता है ना, तो कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है? कॉस्टिंग पता है कि नहीं थोड़ा बहुत तुम लोग को? वेरी गुड। तो ये था नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आता है ब्रांच ऑफिस। कैन कंपनी हैव ब्रांच ऑफिस? यस। चलो ब्रांच ऑफिस बाद में बताता हूं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, एंड ऑन अक्रूवल बेसिस। ठीक है, जब ट्रांजैक्शन होगा तब एंट्री करेंगे, ठीक है? व्हेनेवर द ट्रांजैक्शन अराइजेस वी विल मेक द एंट्री, राइट? सिस्टम हो गया। पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन है, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट इज पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व भी करके रखना है, बराबर के नहीं? प्रिजर्व मतलब क्या? सेव करके रखना है। सो पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सी नॉर्मली कितना है पता है? नॉर्मली इट इज 8 years। 8 साल तक तो तुमको हर एक बुक्स को प्रिजर्व करके रखना ही है, लेकिन मोर देन 8 भी रखना पड़ेगा इफ एन ऑर्डर इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सीजी बोल के जाता है कि भाई 8 साल नहीं, लाइफ टाइम मेंटेन करना है तुझे, तो लाइफ टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। यस, यू नीड टू मेंटेन अकाउंट्स फॉर द लाइफ, ठीक है? हाँ, नॉर्मली नहीं, मिनिमम 8 years रखना होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं बस मिनिमम 8 years। इसके बाद तुम तुम्हारे बुक्स को डिस्ट्रॉय करोगे, चलेगा। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021 ये अकाउंट्स बन गया, तो 22 23 से पहला साल शुरू हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट, फिर 8वां साल जो भी है, उसके बाद ये इस साल का मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। नहीं, nobody can even ask me to produce the documents prior to 8 years because law itself says कि तुम्हें प्रिजर्व कितने साल तक करना है? 8 साल तक ही करना है। कल को कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है और गवर्नमेंट बोलता है ला 10 साल पहले का बुक्स ला, मैं बोलूंगा है पागल है क्या? बीजी का लेक्चर बैठ पता चलेगा। वो बोला था कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां तक मेंटेन करना है? 8 साल तक। सो nobody can even ask the company to provide the books of more than 8 years, क्योंकि लॉ ने उनको अथॉरिटी देके रखा है कि 8 साल तक करो, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दोगे, चलेगा, ठीक है? लेकिन वो हमेशा मतलब 8 साल कब से होता है? फ्रॉम द लास्ट एंट्री मेड। अगर इस साल तेरा लास्ट एंट्री हुआ तो बस 8वें साल के जस्ट 1 साल पहले कुछ एंट्री किया तो वहां से उसके बाद 8 साल गिनेगा। डेट ऑफ अकाउंट्स नहीं देखा जाता, डेट ऑफ लास्ट एंट्री मेड देखा जाता है। मतलब समझा कि अकाउंट्स कब तक उसमें चेंजेस वगैरह हुआ है उसके बाद 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है? एंड कमिंग टू द पॉइंट, मोर देन 8 years इफ ऑर्डर इज गिवन बाय सीजी। बट सीजी क्यों ऑर्डर देगा ऐसे ही? बस मुझे तेरा कंपनी अच्छा लगा,
राइट, ऐसा नहीं होता, राइट. व्हेन ऑर्डर इज गिवन बाय सीजी अंडर एनी इन्वेस्टिगेशन, कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ था एंड उस इन्वेस्टिगेशन के रीजन की वजह से सीजी को लगता है कि नहीं भाई, एक बार इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, चेकिंग हुआ है, कल को फ्यूचर में फिर से कुछ फ्रॉड किया तो पता कैसे चलेगा, तो इसको बोल देते कि तू तेरे बुक्स को लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व करेगा. तो क्या इसको मोर देन 8 years, दैट इज लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व करना पड़ सकता है? हाँ, सीजी ने बोला 10 साल तो 10 साल, 15 तो 15, 20 तो 20, लाइफ टाइम तो लाइफ टाइम. लेकिन अगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है तो फिर भी कम से कम कितने साल तक बुक्स रखनी है? 8 साल तक तो बुक्स रखनी ही पड़ेगी तुम्हें. ओके. पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सब वो डायरेक्टर वगैरह. पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कौन कौन है देखो जरा लिस्ट में. एक तो एमडी होगा, सीईओ है कि सीएफओ है? सीएफओ है. और होल टाइम डायरेक्टर है. कौन कौन है? एनी अदर पर्सन, ठीक है. एनी अदर पर्सन डिसाइडेड बाय बोर्ड, बराबर, राइट. क्या बोल रहा है? अकाउंट क्या? वो तो कंपनी डिपेंड करती है. नो, मोस्टली अकाउंटेंट ही होगा, बट अकाउंटेंट भी कौन सा, क्या लेवल, वो भी डिपेंड करता है. इट कैन बी एनी अदर पर्सन डिसाइडेड बोर्ड. ऐसा नहीं कि सब फंसे और चलो हमने तुझे डिसाइड किया था. वो इनिशियली डिसाइडेड है. अगर कोई डिसाइड नहीं किया है तो दीज 3 आर लायबल, मींस रिस्पॉन्सिबल. वैसा प्लेस ऑफ हो गया, नेचर हो गया, ब्रांच बाकी है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल, पीरियड, ठीक है ना. उसी ब्रांच ऑफिस एक बार यहां से देख लो खाली. सी ब्रांच का मतलब क्या होता है? एनी अदर प्लेस वेयर बिजनेस इज बीइंग कंडक्टेड अपार्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड ऑफिस. एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है तुम्हारा जहां पे बिजनेस हो रहा है, एंड अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और से बिजनेस हो रहा है तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? ब्रांच, राइट. क्या ब्रांच इंडिया में या आउटसाइड इंडिया हो सकती है? क्या इंडिया में ही होनी चाहिए? एनीवेयर इट कैन गो. सी the branches of the company whether in India or outside India shall also keep books of accounts in the same manner prescribed in subsection 1. मतलब ये 128 में जिस तरह बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करना है, उसी तरह प्रिजर्व करना है ब्रांच के अकाउंट्स को भी. मतलब तुम ब्रांच के अकाउंट्स को 8 साल पहले डिस्ट्रॉय कर सकते हो? नहीं. इट शुड बी प्रिजर्व्ड इन द, इट शुड बी फॉलोड द सेम वे व्हाट वी डू इट फॉर द एक्चुअल अकाउंट्स, राइट. ये हमने किसके लिए पढ़ा? एक्चुअल अकाउंट्स के लिए पढ़ा. मेन रजिस्टर्ड ऑफिस पे जो अकाउंट्स हो रहे हैं उसके लिए हमने टर्म्स पढ़े. सेम अगर ब्रांच पे भी मेरे अकाउंट्स है तो उसमें भी यही चीज मुझे फॉलो करनी है, राइट. द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन्ड बाय द कंपनी विद इन इंडिया शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, राइट, ऑफ द कंपनी एट सच प्लेस और रजिस्टर्ड ऑफिस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. सच प्लेस क्यों? रजिस्टर्ड ऑफिस तो ठीक है, सच प्लेस जहां बुक्स रखी है वहां पे इंस्पेक्शन अलाउड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने घंटे का इंस्पेक्शन देंगे? मिनिमम 2 आवर्स का टाइम स्लॉट होगा. मतलब वो 2 घंटे के बीच में कभी भी आके तुम इंस्पेक्शन कर सकते हो, कभी भी नहीं आने का मतलब, ठीक है. कंपनी ने फॉर एग्जांपल बोला 12 से 2, तो तुमको 12 से, ऐसे नहीं बोला कि 2 घंटे में खत्म कर दो, राइट. 12 से 2 के बीच में कभी भी आ सकते हो इंस्पेक्शन के लिए. अगर वो तुम्हारा इंस्पेक्शन 2:30 बजे तक भी हुआ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. बट यू कैन नॉट कम आफ्टर द टाइम विच इज अलॉटेड. तो मिनिमम कितने घंटे देने? 2 घंटे का टाइम स्लॉट तो होना ही चाहिए. कंपनी 1 घंटा रख सकती है? नहीं. The inspection in respect of any subsidiary of the company can be done only by the person authorized in this behalf by a resolution of the board of directors. Subsidiary के books of accounts को inspect करना है तो authority कौन देगा? board of directors, right? Why? Because you are not the member in that company. अगर member होते तो तुम खुद ही inspect कर लेता ना वहां पे. If you are a member of the company, can you inspect books of that company? Yes, you can. But what if you want to inspect the books of another company wherein you are not a member? तो कोई entertain करेगा तुम लोग को? लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लेटर लिख के दिया कि भाई अपना मेंबर है, इसको सब्सिडरी के बुक्स देखने दो, तो क्या उसको इंस्पेक्शन करने मिलेगा? यस. फर्दर अ समराइज्ड रिटर्न
of the books of accounts of the company kept and maintained outside India shall be sent to the registered office at quarterly intervals. मतलब हर 3 महीने का जो भी चिट्ठा होता है फॉरेन कंट्री के रिकॉर्ड में वो इंडिया में भेजते रहना है. ये इंडिया में नहीं करना है. ये कब करना है क्वार्टरली रिटर्न? जब तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स किधर है? आउटसाइड इंडिया है. ठीक है. Which shall be kept and maintained at the registered office and which shall be kept open to directors for inspection as well. राइट. तो ये ब्रांच के रिलेटेड इतने बेसिक पॉइंट्स है. यहां से मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के तुम लोगों को दे देता हूं. तो मेन पॉइंट्स याद रखना ब्रांच ऑफिस के. बीओ कैन बी इन और आउट ऑफ इंडिया. Books of accounts at branch office shall be maintained in the same manner as they are maintained at registered office. Inspection of books of accounts of subsidiary company is allowed subject to board resolution. Books of accounts of foreign branch shall be sent to registered office of India at how many intervals? क्वार्टरली इंटरवल्स. 3-3 महीने का जो भी, रोज रोज नहीं एंट्री भेजते रहेंगे. 3-3 महीने में जो भी होता है उसका हिसाब किताब करके यहाँ पे अपडेट भेजते रहेंगे कि भाई, क्योंकि यहाँ पे भी एक रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे भी सब करेक्शन. अभी फॉर एग्जांपल किसी को फॉरेन के ब्रांच का अकाउंट इंस्पेक्ट करना है तो वो क्या फॉरेन जाएगा क्या? तो यहाँ पे भी एक डेटा होना चाहिए. दैट इज द रीजन इट इज बीइंग सेंट एट क्वार्टरली इंटरवल्स. राइट. ये पूरा सेक्शन 128. कोई डाउट किसी को तो लिख सकते हो.
चलो सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ सी, ध्यान दो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मोटिव भी क्या होता है? वही, टू गिव ट्रू एंड फेयर. जो है जैसा अकाउंट्स का मोटिव था, इसका भी वही मोटिव है. एंड इट्स फाइन. ये फर्स्ट पॉइंट तो सेम है दोनों में, ठीक है. नाउ सी, ध्यान दो. एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड बना के इसको प्रेजेंट किसके सामने करना है? मेंबर्स के पास. एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इट्स मेंबर्स. बराबर. कब? नाउ सी, एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अभी ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ कंपनी हैज a subsidiary company or an associate company. ये दोनों का मीनिंग तो पता है ना, सब्सिडरी और एसोसिएट के? भूल गए हो? एसोसिएट क्या होता है? जो होल्डिंग नहीं है. अच्छा, तो सब्सिडरी. एसोसिएट कंपनी क्या होता है भाई? क्या? कैसा? कितने परसेंट का? वो कौन बोलेगा? 20% पावर कंट्रोल का, मतलब वोटिंग पावर का कंट्रोल या बिजनेस डिसीजंस का कंट्रोल. तो वो कंपनी हुआ एसोसिएट. क्या अनएक्टिव वगैरह पहुंच रहा था तो डॉर्मेंट पे पहुंच गया. वो पूछेगा आज खाने में क्या है, तो तू बोलेगा पेटीकोट. नहीं ना, तो क्वेश्चन सुन के फिर सोच के क्या बोलना है आंसर. ठीक है. पहनने में क्या है? दाल चावल है. Associate company is a company in which one company holds 20% voting rights or has power to take decisions. Right? तो ये कंपनी एसोसिएट हो जाती है. सब्सिडरी कब होती है? 51% वोटिंग राइट्स लेने पे, या तो कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड. पढ़ लिया करो थोड़ा, ठीक है. अगर ये दो चैप्टर में ऐसा हाल है ना, तो यू डोंट डिजर्व टू डू दिस सब्जेक्ट. स्ट्रेट फॉरवर्ड. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट जस्ट टाइप्स ऑफ कंपनीज आफ्टर डूइंग द चैप्टर, तो फिर ये बहुत टफ है तुम लोग के लिए. ठीक है. सो डोंट टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली. पढ़ लिया करो, वरना ये सब्जेक्ट बहुत भारी पड़ेगा. क्योंकि अगर बेसिक सा क्वेश्चन तुम्हें टाइप्स ऑफ कंपनीज याद नहीं आ रहा ना, देन यू आर एट अ वेरी, यू नो दिस, बहुत पीछे हो तुम लोग अभी. मतलब वो लेवल तक नहीं पहुंचे हो. क्योंकि ये तो कुछ नहीं, अभी धीरे धीरे लेवल देखो कैसा बढ़ता है. हर एक सेक्शन टफ नहीं आएंगे, बट कुछ हर चैप्टर में दो दो तीन तीन ऐसे ऐसे सेक्शंस आएंगे कि पूरा चैप्टर का सिनारियो ही चेंज कर देंगे. सो डोंट डू दिस. वी हैव ऑलमोस्ट डन 5 चैप्टर्स के 4. 4 हो गए ना, जो भी हुए 4 या 5, जितने भी हुए हो, जितने भी हुए हो, बट मेक श्योर यू हैव डन दोस चैप्टर्स. है लाइटली मत लो ऐसा. 5 चैप्टर हो गए, अभी ये 6th है. अच्छा, ये 5th है, ठीक है. हो गए तो ये 5th है ये. सो पढ़ लिया करो. टाइप्स ऑफ कंपनीज का आंसर पूछू तो वो एसोसिएट में डोरमेंट का आंसर दे रहा है. इज दिस द प्रिपरेशन व्हाट यू आर डूइंग? देन सॉरी टू से, बट यू डोंट, यू आर नॉट अप टू द मार्क फॉर दिस सब्जेक्ट, नॉट द होल कोर्स. बाकी सब्जेक्ट तुम लोग अच्छा कर लोगे, बट ऐसा तो नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट में पास होना और इसमें नहीं होना है. ये सबसे ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट है, उतना याद रखना. एसोसिएट कंपनी मतलब 20% होता है, देन सब्सिडरी 51 से होता है, या कंट्रोलिंग द कंपोजिशन से होता है. अब ये कंसोलिडेशन मतलब क्या? इमेजिन करो ए लिमिटेड एक कंपनी है,
और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है बी लिमिटेड। तो जो बी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो ए के अंदर क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल एसेट्स, ए का भी एक एसेट्स होगा, बी का भी एसेट्स होंगे कि नहीं होंगे, तो दोनों अपने अपने एसेट्स अपने अपने अकाउंट्स में लिखेंगे। लेकिन जब होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन आता है तो होल्डिंग कंपनी नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, कैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, जो मैंने लिखा है यहां पे, कंसोलिडेटेड फाइनेंस। कंसोलिडेट करना मतलब क्या, मर्ज करना। व्हाट डू यू मर्ज, व्हाट डू यू कंसोलिडेट, द अकाउंट्स ऑफ एसोसिएट्स एज वेल एज योर सब्सिडरीज। तो अगर मेरा एक सब्सिडरी है तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो इट विल बी लाइक दिस। देखो पहले ए लिमिटेड का एसेट्स है लेट अस से 1 करोड़, बी लिमिटेड का वही एसेट्स है 2 करोड़। तो ये तो इंडिविजुअल है, अपना अपना, ए ने अपना अकाउंट्स बनाया, बी ने अपना अकाउंट्स बनाया, राइट। लेकिन ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी। तो ए को एक और स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जब ये स्टेटमेंट बनेगा तो उसमें एसेट्स कितना दिखेगा, 3 करोड़। ये क्या हो गया, मर्ज हो गया कि नहीं, क्लब हो गया कि नहीं। दिस इज द वे हाउ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे रफली बता रहा हूं मैं। एक्चुअल में बहुत लंबा प्रोसेस होता है कंसोलिडेशन का। तुम लोग अकाउंट्स में सीखोगे, इफ यू हैव दिस चैप्टर इन योर सिलेबस, तो अकाउंट्स में सीखने मिलेगा। ओके, अभी समझा कंसोलिडेशन क्या होता है, डाउट है किसी को। जब एक होल्डिंग कंपनी अपने अकाउंट्स के अंदर किसके अकाउंट्स को ऐड कर देती है, सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स, तो वो जो स्टेटमेंट बना है वो सबका मिलके बना है, हाँ या ना। तो वो जो स्टेटमेंट सबका मिलके बना है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो भी बनाना पड़ेगा, नॉर्मल तो बनाना ही है खुद का। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेंबर बोलेगा ठीक है ये तो कंसोलिडेटेड है, तेरा क्या है स्टेटमेंट वो तो बता, तो डोंट यू थिंक ए लिमिटेड ने अपना स्टेटमेंट भी बता। तो ए लिमिटेड 2 स्टेटमेंट बनाएगा कि एक, 2, एक खुद का अकेले का बनाएगा और दूसरा कौन सा, दूसरा नाम क्या है उसका, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। वही लिखा है मैंने, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब खुद का, एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब ये मर्ज किया हुआ, अगर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन है तो। ठीक है, क्लियर, एंड इवन एसोसिएट, राइट। यहां तक कोई डाउट, section 129 will not be applicable to बैंकिंग कंपनीज, याद आया कुछ, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा, दैट इज कंपनीज गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट वाली कंपनी। ठीक है, कंपनीज अंडर स्पेशल एक्ट, तो उनके स्पेशल एक्ट में जो बोला है वो ही प्रिवेल करेगा कि कंपनीज एक्ट प्रिवेल करेगा, स्पेशल एक्ट। अगर बैंकिंग अकाउंट्स सॉरी बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है कि यू हैव टू फॉलो दिस सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो वो कंपनीज एक्ट फॉलो करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्पेशल कंपनीज को स्पेशल एक्ट फॉलो करना है। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आएगा, सीजी हैज पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशंस। सीजी किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, लास्ट लाइन देखो, दिख रहा है वहां पे, सीजी हैज पावर टू ग्रांट, पेज वही जो 129 सेक्शन है वहां पे दिख रहा है क्या नहीं, क्या है वो जरा रीड करना, सीजी हैज पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन टू सच क्लास ऑफ कंपनीज फ्रॉम एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन। मतलब 129 का कोई भी पार्ट किसी को अगर नॉट एप्लीकेबल कराना है तो इसको पावर, इसका पावर किसके पास है, सीजी के पास है, राइट। तो सीजी हैज पावर टू प्रोवाइड
exemption under section 129 to any class of company, right? ठीक है. नाउ जब भी कंपनी के होल्डिंग कंपनी है, सॉरी, जब भी कंपनी की एक एसोसिएट है या सब्सिडरी है या इवन जॉइंट वेंचर है, तो उस कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में, व्हेन आई से उस कंपनी मतलब कौन सा कंपनी, ऐसा कंपनी जिसने इनके साथ रिलेशन बनाया है, तो वो कौन सी, नॉर्मली कौन सी कंपनी होगी, होल्डिंग ही होगी ना. एक होल्डिंग ने सब्सिडरी के साथ रिलेशन बनाया, फिर वही कंपनी ने एक एसोसिएट के साथ भी रिलेशन बनाया बाय 20%, राइट. एंड वही कंपनी किसी के साथ जॉइंट वेंचर में भी है. ओके, तो तीन कैटेगरी है यहाँ पे, सब्सिडरी, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, राइट. अ कंपनी along with its financial statements, जो बनाए थे कि नहीं बनाए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे ना, prepare a statement having salient features of the accounts of its subsidiary company, its associate company, its joint venture in form AOC1. ठीक है, अभी ये क्या है, अभी देखो, मैं होल्डिंग कंपनी हूं, मैं तो कंसोलिडेट कर रहा हूं, राइट, है ना. मैं होल्डिंग कंपनी हूं, मतलब मेरा कौन है, सब्सिडरी होगा ही ना. मैं अकेला अकेला होल्डिंग बन सकता हूं क्या? अगर मैं खुद को होल्डिंग बोल रहा हूं, दैट मींस देयर हैज टू बी अ सब्सिडरी कंपनी. तो मैंने उसके अकाउंट्स को मेरे अंदर मर्ज कर दिया, है ना, आया ना. क्या मैं उसके अकाउंट्स मेरे अकाउंट्स में अलग से दिखाऊंगा? क्या मैं मेरे अकाउंट्स अलग से दिखाऊंगा? हाँ. क्या मैं कंसोलिडेट करूंगा? हाँ. मैं कौन हूं? क्या मैं उसके अकाउंट्स अलग से मेरे अकाउंट्स में दिखाऊंगा? उसके मतलब किसके? हाँ. तो क्या मैं सब्सिडरी के अकाउंट्स अलग से, नॉट कंसोलिडेटेड, क्योंकि वो तो है ही, मेरा खुद का भी स्टेटमेंट है कि नहीं है? किसका नहीं है? खाली सब्सिडरी का खुद का नहीं है. तो क्या वो स्टेटमेंट भी मुझे मेरे स्टेटमेंट में शो करना है? दैट इज माय क्वेश्चन. क्या लगता है तुम्हें? इधर देख के कुछ मतलब नहीं है, जो दिमाग में आता है वो बोलो, हाँ या ना. नहीं, नॉट रिक्वायर्ड. अगर उसका भी मैं ही दिखाऊंगा तो वो क्या करेगा, है कि नहीं? सब्सिडरी कंपनी अपना खुद का स्टेटमेंट भी तो बनाएगा, वो उसके फाइनेंशियल में होगा. मैं क्यों सबका लोड अपने स्टेटमेंट पे डालू? राइट और रॉन्ग? राइट. ठीक है. सो हियर कम्स द पॉइंट. अगर मेरे मेंबर को, मैं कौन, अगर मेरे मेंबर को चेक करना है कि सर ठीक है, आपने अपना अकाउंट्स तो प्रोवाइड किया, आपने कंसोलिडेट भी कर दिया, लेकिन अगर मुझे आपकी सब्सिडरी का इंडिविजुअल अकाउंट देखना है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, उधर जाके देख ले. तो बोलेगा सर मैं उसका मेंबर नहीं हूं. मैं बोला अच्छा, कोई बात नहीं, ये ले AOC1. सर AOC1 क्या है? AOC1 है ना, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर पूरा अकाउंट्स तो नहीं, बट इंपॉर्टेंट चीजें सारी अकाउंट्स के रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड मेंशन्ड है, तुझे समझ में आ जाएगा. इन डेप्थ अकाउंट्स नहीं है, बट जो बेसिक एंट्रीज होनी चाहिए, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंडिचर, टैक्स वैक्स जो भी है, वो सब है. तो तू उसको रेफर कर सकता है अगर करना चाहे तो. वो मेरे पास है. मेरे पास मतलब किसके पास? वो होता है AOC1. सो सी क्या दिया है, अ कंपनी, ये मैंने जो बोला वो समझा ना. अ कंपनी अलोंग विथ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेरा है, मैंने बनाया है, राइट, पूरा इन डेप्थ, जैसा प्रॉपर वे में बनाया जाता है वैसा, नो शॉर्टकट्स, वो तो मैंने बनाया है. इसके साथ साथ मुझे एक और स्टेटमेंट बनाना है. स्टेटमेंट के अंदर क्या है? सेलियंट फीचर्स, मतलब सिलेक्टेड चीजें, not everything of the P&L or balance sheet, but the salient features means important transactions or important entries like reserves, capital, ये वो जो भी है, right?
किसका किसका मुझे प्रोवाइड करना है अलग से, मेरी सब्सिडरी का, मेरी एसोसिएट का, मेरे जॉइंट वेंचर का। और फॉर्म कौन सा होगा, एओसी वन। अभी एओसी वन क्या है पता है, फॉर्मेट है, याद है मैंने बोला था, फाइल वाइल रहेगा तो वो ई फॉर्म है, नहीं है तो वो क्या है, फॉर्मेट है। ये बनाया जा रहा है, कोई भी चीज बनाई जाती है वो ई फॉर्म नहीं है, वो हमेशा फॉर्मेट ही होता है। सो अगर एओसी वन में तुम्हें दिखाऊंगा तो इन दैट केस यू विल सी ऑल दिस इंडिविजुअल आइटम्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, टैक्स वगैरह वगैरह, डेप्रिसिएशन, जो भी है, मुझे पूरा फॉर्मेट तुम मेरे मुंह पे नहीं है, बट वॉट एवर द एंट्रीज आर देयर इन द फॉर्मेट, those entries will be entered by the holding company and a salient feature वाला statement will be prepared so that अगर किसी होल्डिंग कंपनी के मेंबर को उसकी सब्सिडरी या एसोसिएट का अकाउंट अलग से देखना है तो देख सकता है। इवन इफ इस केस में क्या उसको सब्सिडरी का मेंबर होने की जरूरत है? अगर वो मेंबर होता तो मेरे पास मांगने आता क्या, सोचो ना। हाँ, वो सब्सिडरी का मेंबर होता तो उधर ही जाता ना, मेरे पास क्यों आता वो, राइट? But since he is not the member and still if he wants to, have a look on the accounts of subsidiary, I can provide his AOC1. AOC1 क्या है? Shortcut of accounts. Shortcut मतलब not in depth but shortcut. Basic idea तुम्हें मिल जाएगा, समझा कि गया ऊपर से सबको? Very good. Now last point, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड क्या क्या होता है? Financial statement includes balance sheet, P&L, notes to accounts, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट पता है? एक कैसे बैलेंस शीट पीएनएल होता है, एक और स्टेटमेंट होता है जिसमें कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो रिकॉर्ड होता है। आई थिंक यू माइट हैव दिस चैप्टर इन योर सिलेबस, यू माइट, श्योर नहीं हूं मैं, लास्ट अटेम्प्ट तक तो था, नए सिलेबस में है कि नहीं वो पता नहीं, बट जो भी है, एक स्टेटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर आता है एक स्टेटमेंट ऑन इक्विटी, राइट? सारी मिला दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, वहां पे दिया उसी। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हर एक कंपनी में बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने लिख दिया कौन सी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ओपीसी हो गया, स्मॉल कंपनी हो गया, डॉर्मेंट कंपनी हो गया, फिर प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप। व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टअप? बताया था मैंने, स्टार्टअप नहीं पता तुमको? पता क्या क्या क्या? कैपिटल का तो कुछ है ही नहीं। Startup is a kind of a recognition given to any kind of business organization under startupindia.gov, startup india movement. ठीक है, startup india movement which was started in the year 2016, 2016 से startup india शुरू हुआ था। and any organization, whether you are a company or an OPC or a LLP, you can be recognized as a startup. I'm not saying registered, I'm saying recognized. Registered तो तुम क्या हो, as a company हो, एज एन एलएलपी हो, एज अ पार्टनरशिप हो, तुम रजिस्टर्ड हो। बट रिकॉग्नाइज क्या करेंगे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को? अब से गवर्नमेंट क्या रिकॉग्नाइज करेगा? स्टार्टअप। व्हाई? बिकॉज यू आर इनटू सम काइंड ऑफ इनोवेटिव
प्रोडक्शन या इनोवेटिव सर्विसेज, तो तुम अपने आप को अंडर स्टार्टअप रजिस्टर कर सकते हो। कुछ ना कुछ, आई फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फैंस, प्रोड्यूसिंग फैंस, मैंने पंखे का फैक्ट्री डाला, तो मैं स्टार्टअप बन गया? नहीं। फैन में क्या इनोवेटिव है? कुछ भी नहीं। बट अगर कल को मैंने ऐसा फैन बनाया जो बिना घूमे हवा दे, दिस इज समथिंग इनोवेटिव, राइट? तो इन दिस केस माय बिजनेस कैन बी रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड अंडर स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट। ठीक है? तो अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो और तुम रिकॉग्नाइज हुए हो एज अ स्टार्टअप, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मत बनाओ। ठीक है? स्टार्टअप के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, डोंट वरी, बट यहां पे नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट में क्या 3 साल का रहता है बस, नॉट ऑल द टाइम बट फॉर 3 इयर्स। 10 साल तक तुम स्टार्टअप रह सकते हो, लेकिन उसमें टैक्स हॉलिडे 3 साल का ही मिलता है। ये समझा इतना? कर लो कॉपी। चलो नेक्स्ट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये थोड़ा थियोरी वाला पार्ट है, यहीं से करा देता हूं, फिर उसके बाद 129 पे जाते हैं हम लोग। ओके, सी कंसोलिडेशन कौन करता है? तो ऑल द कंपनीज जिसके पास सब्सिडरी है, एसोसिएट है, ये लोग को क्या करना है? कंसोलिडेशन करना है। सेकंड पैराग्राफ में वही बोला है किस तरह कंसोलिडेट करते। थर्ड पैराग्राफ में एक फॉर्म दिख रहा है AOC 1, वही सेम चीज जो यहां पे मैंने बोला, दिस 3 थिंग्स आर रिपीटेड, सो नो नीड टू लर्न दिस, बट ये रूल 5 ध्यान से देखना, ठीक है, जो नीचे दिया हुआ है ना। द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स shall be made in accordance with Schedule 3 of the Act and applicable accounting standards. Okay? दो चीजें फॉलो करनी है तुम लोग को, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, दूसरा शेड्यूल
3 of the act. Okay, now we don't study in this accounting standard, so we don't even need to think कि क्या है accounting standards का scene. खाली नाम याद रखना है कि schedule 3 and accounting standards, ये दो चीजें तुम्हें follow करनी है. Now see, फिर आता है provided that in case of companies covered under section 129 subsection 3 which is not required to prepare consolidated financial statement under accounting standards, it will be sufficient if it complies with the requirement of schedule 3. मतलब क्या हुआ, कुछ कंपनीज है जिसको वन कंसोलिडेशन से एग्जेम्पशन मिला हुआ है. एग्जेम्पशन एज इन दे डोंट नीड टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो अगर जिन कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करना है, विल इट बी सफिशिएंट इफ दे फॉलो जस्ट शेड्यूल 3? देखो मैंने अभी पहले क्या बोला, दो चीजें फॉलो करनी है, स्टैंडर्ड्स एंड शेड्यूल 3. ओके, नाउ अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फुलफिलमेंट किसी कंपनी को नहीं करना है, लाइक लेट अस से लाइक दिस, तो क्या इट विल बी सफिशिएंट अगर वो सिर्फ शेड्यूल 3 फॉलो करे? तो वही बोला यहाँ पे, सी वापस, इन केस ऑफ कंपनीज कवर्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 which is not required to prepare consolidated financial statements, ठीक है, under accounting standards. मतलब this company is required to prepare financial statements as per schedule 3. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं बनाना है तो कंसोलिडेशन कैसे होगा? शेड्यूल 3 के हिसाब से होगा, राइट? नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ preparation of consolidated financial statements by a company if it meets the following conditions. मतलब ये जो रूल था, क्या रूल था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड शेड्यूल 3 दोनों फॉलो करो. फिर बोला कि अगर तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो इट इज सफिशिएंट कि इफ यू फॉलो शेड्यूल 3. ये पूरा रूल में बोला है. नाउ ये रूल एप्लीकेबल नहीं है इन 3 केसेस में. वो क्या है वो 3? सबसे पहला, इट इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी. होली ओन्ड सब्सिडरी तो पता है ना कितने परसेंटेज से सब्सिडरी बनते हो? तो होली मतलब क्या? पूरा 100% अगर एक कंपनी के पास है तो वो सब्सिडरी को क्या बोलेंगे हम लोग? होली ओन्ड सब्सिडरी बोलेंगे, ठीक है, वेर इन 100% कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ वन कंपनी. फॉर एग्जाम्पल, ए अक्वायर्स 100% वोटिंग राइट्स ऑफ बी, तो ए क्या बन गया है? ए अक्वायर्ड 100% वोटिंग राइट्स ऑफ बी, ए क्या बन गया? होल्डिंग. और बी क्या बन गया? होली ओन्ड सब्सिडरी. क्यों? क्योंकि बी को कोई और 1% भी होल्ड कर रहा है क्या? पूरा का पूरा होल्डिंग किसका है? ए का है. तो बी क्या बन गया? होली ओन्ड सब्सिडरी. तो ये 100 हो गया. तो पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी समझ गए कितना? लेस देन 100. 51 बोलोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. लेस देन 100, 99 भी रहा तो भी वो क्या हो जाएगा? पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी हो जाएगा, राइट, ऑफ अनदर कंपनी and all its members having been initiated in writing for which proof of delivery of such intimation is available with the company do not object to the company not presenting consolidated financial statements. अगर तुम wholly owned subsidiary हो, partially owned subsidiary हो, right, and all its members, याद रखना all word बहुत जरूरी है यहाँ पे, all its members they don't object. Why they don't object? किस चीज का ऑब्जेक्शन उठाना था सबसे पहले कि कंसोलिडेटेड क्यों नहीं दिया? होल्डिंग सब्सिडरी है ना, चाहे होली हो या पार्शियली, कंसोलिडेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. लेकिन अगर सारे के सारे मेंबर्स ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे, किसी को भी तकलीफ नहीं है, तो क्या कंसोलिडेशन नहीं दिया, स्टेटमेंट नहीं दिया तो चलेगा? चलेगा. बस खाली कंपनी के पास प्रूफ होना चाहिए कि हमने उनको इन्फॉर्म किया था एंड उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. बस इसका एक प्रूफ होना चाहिए कंपनी के पास. सी क्या बोला है यहाँ पे, देखो इससे पढ़ता हूं. इंक्लूडिंग दोस नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट हैविंग बीन इंटीमेटेड इन राइटिंग. हु इंटीमेटेड टू हुम? कंपनी टू मेंबर्स. राइटिंग में इंटीमेट किया. इंटीमेट मतलब क्या? इन्फॉर्म किया. एंड प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी है. देख भाई हमने सेंड किया था कुरियर, ये रहा उसका रिसीट. प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी है हमारे पास. सभी के सभी मेंबर्स को हमने कम्युनिकेट किया था एंड किसी भी मेंबर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. सो इज इट ओके इफ वी डोंट कंसोलिडेट? यस. सेकंड वन, whose securities are not listed on the stock exchange or it is in the or not in process of listing whether in India or outside India, तो उसको भी कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है. एंड लास्ट, it is
its ultimate and intermediate holding company files consolidated financial statements. Ultimate तो समझ में आता है, चलो अल्टीमेट मतलब क्या लगता है? अल्टीमेट और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी कब आएगी? इंटरमीडिएट कौन होता है? किसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलेंगे? द वन हु इज इन बिटवीन, उसको इंटरमीडिएट बोलेंगे, ठीक है? ए होल्ड्स बी, बी होल्ड्स सी, ए क्या बना? ए क्या बना? अल्टीमेट होल्डिंग बना। बी क्या बना? इंटरमीडिएट होल्डिंग बना। समझा? जब भी अल्टीमेट होल्डिंग या इंटरमीडिएट होल्डिंग आएगा ना, मतलब 3 कंपनियां इन्वॉल्व होगी मिनिमम, तो ही 2 कंपनी होल्डिंग हो सकती है ना। वही अल्टीमेट वही इंटरमीडिएट हो सकती है क्या? नहीं, एटलीस्ट 3 कंपनी होनी चाहिए, जिसमें एक अल्टीमेट होल्डिंग होगी, दूसरी इंटरमीडिएट होल्डिंग की, तीसरी सब्सिडरी होगी, बराबर? सो अगर होल्डिंग कंपनी ने कंसोलिडेशन कर दिया है तो सब्सिडरी को कंसोलिडेट करना जरूरी है? नहीं, दोनों जन कंसोलिडेट करके क्या अलग अलग अकाउंट्स दिखने वाला है क्या? इफ ए मर्जेस विद बी और बी मर्जेस विद ए, डिफरेंस आने वाला है कुछ? तो कंसोलिडेशन किसको करना है? सिर्फ एक को ही करना है। सो इवन इफ अगर अल्टीमेट या इंटरमीडिएट कंसोलिडेट कर देती है तो क्या सब्सिडरी को कंसोलिडेट करने की जरूरत है? नहीं, सब्सिडरी सिर्फ किसका अकाउंट बनाएगा? उसका खुद का अकाउंट्स बनाएगा, बराबर? क्लियर तीनों रूल? वेरी गुड। नेक्स्ट इज सेक्शन 129A, पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स तो साल के बनते हैं ना, ईयरली स्टेटमेंट्स, है ना? अगर कल को आरओसी कोई क्लास ऑफ कंपनी को बोले कि नहीं तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा और सबमिट करेगा, तो करना पड़ेगा, हाँ या ना? सीजी, नॉट आरओसी, सॉरी, सीजी ने नोटिफाई कर दिया कि यू विल सबमिट पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू मतलब अ पर्टिकुलर क्लास, तो उसको देना पड़ेगा पीरियोडिकल। यस, वही है सेक्शन 129A। छोटा सा ये देखो क्या बोला है, सीजी में रिक्वायर सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब, उसको जिसको प्रिस्क्राइब करना है उसको करेगा, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट ऑन ईयरली बेसिस, क्योंकि ईयरली बेसिस बनाने के लिए प्रिस्क्राइब करना जरूरी है कि नेचुरली बनाना है? नेचुरली बनाना है, उसके लिए प्रिस्क्राइब करने की क्या जरूरत है, बराबर? एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर पीरियोडिकली बनाना है तो प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, किसका? सीजी का। सेकंड, टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंप्लीट ऑडिट फॉर लिमिटेड रिव्यू ऑफ सच पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड टू फाइल द कॉपी विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रेलेवेंट पीरियड। रेलेवेंट पीरियड मतलब फॉर एग्जाम्पल जो क्वार्टर मैंने बोला, क्वार्टर वो क्या था? रेलेवेंट पीरियड था। सीजी बोलता हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली रेलेवेंट पीरियड हो जाता, मतलब 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने के अकाउंट्स बनेंगे, हाँ या ना? सपोज सीजी ने बोला हाफ ईयरली अकाउंट्स भी बनाना है, तो 6 महीने के अकाउंट्स में बनाऊंगा। वही अकाउंट्स मुझे किसको सबमिट करने हैं? आरओसी को। कितने दिनों में? 30 days के अंदर। दिया है, देखो लास्ट पॉइंट में वहां पे दिया हुआ है, फाइल अ कॉपी विद द रजिस्ट्रार। किसका कॉपी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कौन से? ईयरली के पीरियोडिकल? पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉपी मुझे कहां फाइल करना है? आरओसी में फाइल करना है। विद इन हाउ मेनी डेज? 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट पीरियड। अभी रेलेवेंट पीरियड किसने बोला था? सीजी ने। वो क्वार्टरली भी बोल सकता है, हाफ ईयरली भी बोल सकता है, जो भी बोला रहेगा उसने वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? रेलेवेंट पीरियड हो जाएगा। और रेलेवेंट पीरियड खत्म होते ही कितने दिनों में? 30 दिनों में मुझे क्या करना है? यही स्टेटमेंट को कहां फाइल करना है? आरओसी में। क्लियर? अभी ये नेक्स्ट सेक्शन पे ध्यान देना, अगले 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यू नीड टू अंडरस्टैंड। और दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है, क्योंकि एक में लिखा है रीओपनिंग, दूसरे में लिखा है रिवीजन। तो these two are bit connected, bit similar but bit different, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो 2 सेक्शन के ऊपर खास ध्यान देना, 130 एंड 131। फिर 136 वापस इजी है। हेडिंग क्या है 130 का? वो रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। ओके, now see what do you mean by reopening? Why we need to reopen the accounts?
कौन बोल रहा है कुछ एरर? तू बोल रहा है कि ये बोल रहा है? कौन बोल रहा है? यश? नहीं, तेरा नाम क्या है? यश, और तू? कौन बोल रहा है? अर्शिल बोल रहा है कि आकाश बोल रहा है? ठीक है, इंक्वायरी तो रीओपन करेंगे। क्या बोल रहा है? एरर हुआ तो रीओपन करेंगे, एरर में नहीं करेंगे। एक बार इसका कंसिडर कर सकता हूं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। वही इंक्वायरी वगैरह कब होता है? जब वगैरह कुछ फ्रॉड वगैरह होता है। सो द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव इज इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, व्हाटएवर वी से। सो यहां पे दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो फ्रॉड है, दूसरा मिसमैनेजमेंट है। अगर दोनों में से कुछ भी एक हुआ है और डाउट जाता है, किसको? एक जन नहीं है, सिर्फ एक जन नहीं है, 3-4 जन है, उसमें से किसी को भी डाउट जाता है तो दे विल मेक एन एप्लीकेशन। किसको? कोर्ट या एनसीएलटी को। बोलेंगे कि भाई भाई मुझे डाउट है। भाई कौन है इधर? या कोर्ट, दोनों में जिसको भाई मानना है मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ऑर्डर इक्विवेलेंट है। आइदर यू वांट टू गो टू कोर्ट, यू कैन गो टू कोर्ट। इफ यू वांट टू गो टू एनसीएलटी, यू कैन गो टू एनसीएलटी। द पर्पस रिमेन्स सेम। व्हाट इज दैट पर्पस? यू हैड अ डाउट रिगार्डिंग फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट इनटू द कंपनी। मिसमैनेजमेंट रिलेटेड टू फंड्स, हाँ, ठीक है। और फ्रॉड भी किसके रिलेटेड? पैसों के रिलेटेड, ओके, क्योंकि अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ रहे, बराबर। नाउ दोज अथॉरिटीज आर सीजी, आरओसी, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज एटसेट्रा। इनमें से किसी भी अथॉरिटी को अगर लगता है कि कंपनी ने कुछ फ्रॉड वगैरह किया है या जो भी है, तो वन whosoever has felt this will make an application to the CG, and then CG, or not, sorry, not CG, and then court or ROs, court or NCLT, let us say NCLT, ठीक है, वरना मैं कंफ्यूज होऊंगा। let us say NCLT, तो उसने NCLT को एप्लीकेशन किया। now once this NCLT receives such application, सीधा रीओपन कर देगा ना? हाँ, तू सही है, CG है ना, तू तो सच्चा है, IT है ना, तू तो सच्चा है। ऐसा होता है क्या? नहीं। CG will send a notice to such authorities। कौन सी अथॉरिटीज? यही सारी अथॉरिटीज जिसका मैंने अभी नाम लिया। देखो कौन सी अथॉरिटी है वहां पे, देख लो एक बार, तुम्हें दिख जाएगा। लास्ट पैराग्राफ दिख रहा है, पेज नंबर 147 पे देखो, सीजी दिख रहा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी दिखा, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। अच्छा, फर्स्ट में भी है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट में भी है, लास्ट में भी है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट दिख रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट पे आ जाओ, या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी, राइट, दिख रहा है कि नहीं? तो इनमें से कोई ना कोई सीजी, इनमें से कोई ना कोई कोर्ट को या एनसीएलटी को एप्लीकेशन भेजेगा। जैसे ही एनसीएलटी के पास या कोर्ट के पास एप्लीकेशन आएगा, वो रिटर्न नोटिस भेजेगा। किसको? इन्हीं सब अथॉरिटीज को। क्यों? सीकिंग रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम देम। लेट अस से सेबी, सेबी है क्या? हाँ है। सेबी ने कुछ फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी ट्रेस किया और एनसीएलटी को बोला, एनसीएलटी एनसीएलटी बुक खोलना है, रीओपनिंग करवाना है। एनसीएलटी बोला ठीक है रुक जा। तो एनसीएलटी ने सेबी का एप्लीकेशन तो ले लिया और इसी एप्लीकेशन का नोटिस वो बाकी अथॉरिटीज को देगा। बोलेगा कि भाई सेबी को है ना डाउट जा रहा है कंपनी के ऊपर कि इस कंपनी के अकाउंट्स में फ्रॉड हुआ है, तुम लोग को क्या लगता है? तुम लोग भी एक बार देख लो, क्योंकि सेम अकाउंट सभी जगह पे घूमते रहता है कि नहीं? क्या हम लोग अलग अलग अथॉरिटी के लिए अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं? नहीं। दिस हैपेंस ओनली फॉर इनकम टैक्स, ओके, नॉट फॉर दी अदर्स। इनकम टैक्स का अकाउंट्स और नॉर्मल अकाउंट्स थोड़ा अलग होता है। नॉर्मल अकाउंट्स हम लोग हमारी मर्जी से बनाते हैं, इनकम टैक्स के रिलेटेड अकाउंट्स हम हमारी मर्जी से नहीं बना सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्सपेंसेस माइनस करना अलाउड है, कुछ एक्सपेंसेस माइनस करना अलाउड नहीं है। कुछ परसेंटेज डेप्रिसिएशन जो बोला है उतना ही प्रोवाइड करना है, ज्यादा प्रोवाइड करोगे तो नहीं चलेगा, राइट। सो देयर आर सम डिफरेंसेस व्हेन वी कंपेयर दिस अकाउंट्स एंड टैक्स। बट फिर भी बाकी अथॉरिटीज भी तो है, तो एनसीएलटी क्या करेगा? इन बाकी अथॉरिटीज को नोटिस दे देगा कि भाई सेबी को है ना डाउट लग रहा है कि अकाउंट्स में फ्रॉड हुआ है, वो रीओपन करवाना चाहता है। व्हाट इज योर ओपिनियन? सेंड मी योर रिप्रेजेंटेशन। ऐसा किसने बोला? किसने बोला? सेबी ने बोला? एनसीएलटी ने बोला? किसको बोला? सेबी को। उसी ने नोटिस भेजा, उसी को बोलेंगे, है ना। बाकी सारी अथॉरिटीज को ये नोटिस भेजेगा, सारी वही मतलब सीजी, आरओसी, देन ऑल दैट अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, सबको नोटिस भेजेगा। नाउ नोटिस का रिप्लाई आएगा। अगर कुछ
रीओपन करके चेंज करने की जरूरत है तो करेंगे, हाँ या ना? तो वो चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद जो भी अकाउंट्स आया वो फाइनल होगा कि नहीं होगा? यस, दैट अकाउंट विल बी फाइनल। तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला यहाँ पे, अ कंपनी शैल नॉट रीओपन, कंपनी तो खुद कर ही नहीं सकती, ये रीओपनिंग का पावर किसके पास है? सीजी, आरओसी, सेबी, इन सब अथॉरिटीज के पास है। आरओसी है कि नहीं? नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, जो भी है छोड़ो। अ कंपनी शैल नॉट रीओपन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट रीकास्ट। रीकास्ट का मतलब क्या होता है? रिवाइज। रीकास्ट मींस रिवाइज। Its financial statements unless an application has been made by CG, IT, SEBI, other regulatory authority or any other person concerned, and an order has been made by court or NCLT to the effect. बट ये डाउट क्यों गया था? दो रीजंस की वजह से, याद है ना मैंने दो रीजन बोले थे, एक रीजन क्या था? फ्रॉड, दूसरा क्या था? मिसमैनेजमेंट। देखो ए और बी दिख रहा है कि नहीं? अर्लियर अकाउंट्स वेर प्रिपेयर्ड इन अ फ्रॉड्यूलेंट मैनर, बराबर, हाँ या ना? And the affairs of the company were mismanaged, casting a doubt on the reliability of financial statements. Casting a doubt on reliability. Reliability मतलब क्या? भरोसा। भाई कंपनी के ऊपर डाउट जा रहा है, कंपनी ने मिसमैनेजमेंट किया है, तो हम लोग को शक है कि वेदर इस अकाउंट्स को सही तरीके से मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया, वी हैव अ डाउट। सो अगर ये दोनों में से कुछ भी है, किसी भी अथॉरिटी को ये दोनों में से कोई भी अगर डाउट है, तो क्या वो एप्लीकेशन करेगा? यस। किस चीज का एप्लीकेशन करेगा? रीओपनिंग का। नाउ एप्लीकेशन हो गया, लेट अस से एनसीएलटी को एप्लीकेशन भेजा, और जैसे ही एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन आता है, वो क्या करता है? बाकी सब अथॉरिटीज को नोटिस भेजेगा। बाकी सब क्यों? किसको नहीं भेजेगा? क्यों? इनकम टैक्स। जिसने एप्लीकेशन भेजा उसको थोड़ी वो नोटिस भेजेगा। बोलेगा खुद मैं नहीं तो बताया ये सब चीज, मेरे से क्या रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है? दूसरों से पूछ। सो इट इज कॉमन कि एनसीएलटी उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा जिसने एप्लीकेशन किया है, बट बाकी सबको तो देगा। तो यहां पे फिर से देखो लास्ट पैरा में क्या बोला है? प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट और ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस टू सीजी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सेबी, अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी, एंड शैल टेक कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशंस। किसने भेजे? रिप्रेजेंटेशन किसने भेजे? इन अथॉरिटीज ने। दिख रहा है कि नहीं? मेड बाय दैट गवर्नमेंट और अथॉरिटीज और सेबी और एनी अदर बॉडी बिफोर पासिंग अंडर द ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। सीजी सॉरी एनसीएलटी फाइनल ऑर्डर देने वाला है, लेकिन एनसीएलटी फाइनल ऑर्डर देने के पहले क्या इनके रिप्रेजेंटेशंस को कंसिडर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। एंड लास्ट लाइन देखो, उसका लास्ट लाइन, द अकाउंट्स सो रिवाइज्ड और रिकास्टेड विल इट बी फाइनल। एक लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। प्रिजर्वेशन ऑफ अकाउंट्स याद है? 128 में सिखाया था मैंने। प्रिजर्वेशन ऑफ अकाउंट्स क्या था? कितने साल तक प्रिजर्व करने बोला था? 8 साल तक बोला था, लेकिन मोर देन 8 साल भी पॉसिबल है। अगर कुछ ऑर्डर दिया था सीजी ने कि भाई मोर देन 8 इयर्स प्रिजर्व करना। अब यहां पे ऑर्डर कौन दे रहा है रीओपनिंग का? एनसीएलटी या कोर्ट? लेट अस से एनसीएलटी ऑर्डर दे रहा है, दोनों का नाम नहीं लेते बट एक का ही नाम लेते। एनसीएलटी ऑर्डर दे रहा है, क्या वो ऐसा बोल सकता है ठीक है 10 साल पहले का रीओपन करो? क्यों? सो व्हाइल पासिंग द ऑर्डर, हु पासेस द ऑर्डर? और कोर्ट। Whosoever is passing the order should ensure that they are not asking to reopen the books prior to the 8 years. क्यों? क्योंकि there is a possibility कि 8 साल के बाद तो वो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे। तो अगर डिस्ट्रॉय कर दिए तो कंपनी का गलती है? नहीं। सो एनसीएलटी अगर रीओपनिंग का ऑर्डर भी देगा ना, तो वो कितने साल तक का देगा? लास्ट 8 इयर्स तक का देगा। उसके पहले का दे सकता है वो? नहीं। लेकिन प्राचीन काल में उस कंपनी को सीजी ने बोला था कि लाइफ टाइम बुक्स बना के रखेगा, तो क्या एनसीएलटी मोर देन 8 इयर्स को भी रीओपन करवा सकता है? यस। सी द लास्ट पैराग्राफ ऑन द नेक्स्ट पेज, मतलब वैसे तो फर्स्ट पैराग्राफ,
सेक्शन का लास्ट पैराग्राफ. The act clearly provides that what? Reopening of books of accounts relating to period of earlier than 8 years preceding the current financial year, no order shall be made. किस चीज का नो ऑर्डर शैल बी मेड? 8 साल के पहले की बुक्स खोलने का ऑर्डर नहीं कर सकते अनलेस सीजी ने डायरेक्शन दिया था कि भाई यू प्रिजर्व बुक्स फॉर मोर देन 8 इयर्स. तो क्या मोर देन 8 इयर्स को रीओपन कर सकते हम लोग? लेकिन अगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था तो मैक्स टू मैक्स कितने साल का रीओपन करवा सकता हूं? 8 साल का रीओपन करवा सकता हूं. दैट इज योर सेक्शन 129, sorry, 130. Now see, reopening application can be made to NCLT or कोर्ट बाय कौन कौन? एक भी मार्कर ढंग से चलता ही नहीं है. बाय सीजी, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, अदर पर्सन्स कंसर्न्ड. तुम लोग पूरा लिखना मेहरबानी करके, वरना ये 1% कम नहीं हो जाएगा. ठीक है? सिंस they had a doubt relating to fraud in books of accounts or mismanagement into the affairs कास्टिंग डाउट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. रिलायबिलिटी मतलब क्या? क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी मतलब क्या? भरोसा. कि सिंस मिसमैनेजमेंट हुआ था कंपनी में तो भरोसा कैसे करे? वी डोंट हैव ट्रस्ट ऑन दिस अकाउंट, वी डोंट हैव फेथ ऑन दिस अकाउंट्स. दैट इज द रीजन वी हैव अ डाउट. सो टू क्लियर द डाउट वी विल रीओपन. नाउ अगर ये हो गया तो दूसरा, ऑन रिसीविंग सच एप्लीकेशन NCLT या कोर्ट, दोनों ही लिखना पड़ेगा ना अपने को. तो कौन रिसीव कर सकता है एप्लीकेशन? कोई भी ना. सो अपने को तो दोनों लिखना पड़ेगा क्योंकि देखो ऑर्डर बाय कोर्ट और NCLT. सो ऑन रिसीविंग सच एप्लीकेशन NCLT और कोर्ट विल सेंड नोटिस टू CG, SEBI, income tax authorities, other regulatory authorities, other persons concerned. नहीं, persons concerned को जाने दो. ठीक है? इन अथॉरिटीज को नोटिस भेजेंगे सीकिंग रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम देम. राइट? अभी फाइनल चीज आएगा, पासिंग ऑफ ऑर्डर. तो उसमें आएगा बिफोर पासिंग ऑर्डर
किस चीज का ऑर्डर है ये? किस चीज का ऑर्डर है? रीओपनिंग। तो ऑर्डर पास करने के पहले क्या करेगा वो? हाँ, बोल बोल। प्रेजेंटेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन। हाँ, क्या रिप्रेजेंटेशन का क्या? वो तो प्रॉपर ही है यार। कंसिडर करेगा कि रिप्रेजेंटेशंस को, रिप्रेजेंटेशंस के बेस के ऊपर उसने अपना फाइनल ऑर्डर देना है। ठीक है, राइट। सो बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑफ रीओपनिंग, कोर्ट या एनसीएलटी shall consider such representations and no order of reopening of books of accounts ये समझा पूरा? देखो वापस, रीओपनिंग के लिए एप्लीकेशन किसको किया जाएगा? या कोर्ट को। कौन करेगा? तो उन अथॉरिटीज में से कोई भी कर सकता है। क्यों किया? क्योंकि दे हैड अ डाउट रिगार्डिंग व्हाट? फ्रॉड इन द बुक्स और मिसमैनेजमेंट, जिसकी वजह से भरोसा नहीं है अकाउंट्स के ऊपर, विच कास्ट्स अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स। नाउ ऑन रिसीविंग सच एप्लीकेशन, वही कोर्ट या एनसीएलटी क्या करता है? नोटिस भेजता है, सीकिंग व्हाट इज योर ओपिनियन, राइट? व्हाट इज योर ओपिनियन। ऐसा मैं तुम लोग को नहीं पूछ रहा हूं, ऐसा एनसीएलटी किसको पूछ रहा है? इन सब अथॉरिटीज को पूछ रहा है। तो वो लोग अपना रिप्रेजेंटेशन भेज देंगे। अब बिफोर पासिंग ऑर्डर क्या रिप्रेजेंटेशन को देखना है कि बस है रोल करके फेंक देना है? नहीं, ठीक है, कंसिडर करना है। उसको कंसिडर करने के बाद जो ठीक लगता है वो रेजोल्यूशन, वो ऑर्डर पास करेगा, नॉट रेजोल्यूशन, वो ऑर्डर पास करेगा। लेकिन क्या 8 साल के पहले का रीओपन करवा सकते हो? नहीं। लेकिन अगर बीच में सीजी आके बोल के गया था पहले कि लाइफ टाइम प्रिजर्व करना है, तो क्या बियॉन्ड 8 years भी रीओपन हो सकता है? हाँ, बट इट डिपेंड्स के ऑर्डर दिखा है। देखो, नो ऑर्डर ऑफ रीओपनिंग ऑफ बुक्स कैन बी मेड फॉर द बुक्स ऑफ प्रायर टू 8 years, बराबर, अनलेस एन ऑर्डर वॉज मेड बाय सीजी टू प्रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर लॉन्गर देन 8 years, बराबर। सो अगर ये ऑर्डर है तो क्या एनसीएलटी बियॉन्ड 8 years भी रीओपन करवा सकता है? हाँ। लेकिन अगर ये ऑर्डर नहीं है तो इसमें ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। यस, बराबर। एंड लास्ट, जो भी चेंज हुआ उसको हम लोग क्या मानेंगे? फाइनल। तो इसको 3 पॉइंट में ब्रेक किया है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले में 2, दूसरे में 2 और ये तीसरा। कोई डाउट? बोल, किसको डाउट है? हाँ, नोटिस किसने भेजा है? कंपनी को। क्या तो हिंट देना चाहता है कि भाई तू मरने वाला है,
फटाफट जाके थोड़ा झोल झपाट कर दे? वाई विल यू इन्फॉर्म द कंपनी फर्स्ट, ताकि वो अपना ये फ्रॉड वगैरह है वो दबा दे, सबूत मिटा दे? बोल, कंपनी को तो थोड़ी बताएगा है? मैं और तू किधर चोरी करने जाने वाले, तो हम लोग पहले घर वाले को बोल के आएंगे भाई ताला टाइट मार के जाना, हम लोग चोरी करने आए, हम लोग के पास ऐसा हथियार है कि हम लोग मजबूत से मजबूत ताला तोड़ देते, ऐसा हम लोग बोल के जाएंगे? नहीं ना। किसके पास? किसके पास रिकॉर्ड है? एनसीएलटी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। एनसीएलटी बस क्यों अप्रोच कर रहे हैं अभी? कुछ डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट क्यों अप्रोच करता है? तेरे को किसी ने मारा तो तू कोर्ट या पुलिस स्टेशन क्यों अप्रोच करता है, बता। इसका आंसर दे दे मुझे, मैं तुझे तेरे क्वेश्चन का आंसर देता हूं। समझ गया? वही आंसर है इसमें, ताकि जो गलत हुआ है उसको उसके रिलेटेड सजा सुना सके। तो डिफॉल्ट ना वो था ना पीछे 128 में पेनल्टी था ना, देख ना 128 में पेनल्टी दिया हुआ है, सेक्शन 128 में पेनल्टी है, देख मिला। अरे पर्सन रिस्पॉन्सिबल के नीचे, ठीक है। अब बोल अभी। तो वो दब गया, दब गया, वो दब गया। बट अभी अभी के मैं बोलूं तुझे, ये तो ठीक है, बट अभी एक है ना एसएफआईओ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं 8 साल 10 साल, वो पूरे मतलब वो 15-20 साल पहले के भी अकाउंट्स निकाल सकता है। अगर वो बोलेगी ना कंपनी की हाँ आपका लॉ बोलते हैं 8 साल तक प्रिजर्व करना है, तो एसएफआईओ बोलेगा रुक मैं आरओसी के पास से बुक्स लेके आता हूँ फिर तुझे आटे में लेता हूँ, तो आरओसी के पास जाके स्टेटमेंट्स लेके आएगा सारा। जाने दे छोड़, थोड़ा टफ था ये समझाना तुझे, बस इग्नोर। चलो नेक्स्ट सेक्शन 31। वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट। अभी अभी हमने जो लास्ट सेक्शन देखा ना वो क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड था, ठीक है। नाउ दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
एंड बोर्ड रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन क्या था, याद है ना? 129। बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन होता है 134। भले अब तक हमने किया नहीं है बट बता रहा हूं मैं, ये 2 सेक्शंस है, राइट? नाउ सी दिस वॉलंटरी रिवीजन का मतलब क्या। अब देखो हमने 130 में जो रिवाइज किया था वो कंपनी ने किया था। व्हाट इफ कंपनी को कुछ रिवीजन करना है तो कंपनी 130 नहीं यूज कर सकती, राइट? 130 कब होता है? जब फ्रॉड वगैरह होता है। कंपनी ऐसा बोलेगी, ए भाई मैंने फ्रॉड किया है, रुक, फ्रॉड को मतलब सबूत मिटा के आता हूं, अलाउ अस टू रिवाइज our accounts. No, in that case company is not allowed. But yeah, चाहिए ना? Why? Because you have filed this with the ROC. So what? Like if you have filed your past accounts with the ROC and in future you realized that there was a mistake, how will you rectify? You can rectify in your own records. What about the records which are there with the authority? वहां पे भी करना पड़ेगा ना आपको, मतलब व्हाट यू से, रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट्स में जो आपके खुद के पास आपके दिस ऑफिस में है वो तुम करेक्ट कर लोगे, बट क्या फिर वो एक्चुअल अकाउंट के साथ मैच करने वाले? नहीं। टू डू दिस, वो जो एक्चुअल अकाउंट्स हमने पिछले साल मतलब पास्ट ईयर्स में जो फाइल किए थे उसको भी तो क्लियर करना पड़ेगा ना। द सेम थिंग विच वी आर मेकिंग द चेंजेस राइट नाउ, दैट नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन दोस स्टेटमेंट्स एज वेल। दैट इज द रीजन ये सब करना पड़ रहा है। वरना आई गॉट योर पॉइंट कि बुक्स तो अपने पास ही पड़े, कर लो, हम कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट दो स्टेटमेंट्स व्हाट वी फाइल एवरी ईयर दिस बैलेंस शीट पीएनएल हर साल का आरओसी को देना पड़ता है। तो अगर आपने लास्ट लेटर से 1-2 साल का आरओसी को दे दिया एंड दिस ईयर यू रियलाइज कि यार गलती हुआ, सो हाउ विल यू रेक्टिफाई इट? सो इन दैट केस यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस। ठीक है? इफ कंपनी as a reason to believe that its financial statements or board report does not comply with कौन सा सेक्शन? 129 एंड क्या था 134 एज द केस मे बी, बराबर? इट कैन मेक एन एप्लीकेशन। लास्ट टाइम हम लोग एप्लीकेशन किसको कर रहे थे? लास्ट टाइम मतलब 130 में, और यहां पे सिर्फ एनसीएलटी है, ठीक है? इट मतलब कौन? सच कंपनी, ठीक है? सच कंपनी कैन मेक एन एप्लीकेशन to NCLT seeking what? Voluntary रिवीजन। देखो यहाँ पे फ्रॉड वगैरह कुछ भी वर्ड यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना हुआ है कि लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट डज नॉट कंप्लाई विद 129 और 134। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर सपोज जैसे कि 129 हो गया, हमसे कुछ मिस्टेक हुआ था while preparing financial statements या while preparing board report as per section 134 हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है तो हम उसको रिवाइज करना चाहते हैं। एंड मिस्टेक होना डज नॉट मीन फ्रॉड, ओके? सो हम खुद ही सामने से एनसीएलटी को बोलेंगे यार, एंड इट इज ऑब्वियस कि गलती होता है कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं। याद है ना, चार्ज भी तो मॉडिफाई किया था हमने, है कि नहीं? राइट, नॉट मॉडिफाई, सॉरी, वो रेक्टिफिकेशन इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस किया था कि नहीं किया था? याद है ना कि प्रीवियसली फाइल्ड चार्जेस में अगर कुछ गलती हुआ तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन। वहां हम लोग सीजी को कर रहे थे, CHG 8, याद है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग एनसीएलटी को कर रहे हैं एप्लीकेशन, राइट? यहाँ पे भी तो गलती हुआ है ना, उस गलती को हम लोग क्या करने वाले? रिवाइज करने वाले। रिवाइज मतलब चेंज करने वाले, इन शॉर्ट रेक्टिफाई करने वाले, ओके? सो सीकिंग वॉलंटरी रिवीजन। नाउ एप्लीकेशन किसके पास है? किसके पास है एप्लीकेशन? अभी अगर दे दिया तो किसके पास है? तो देखो सेकेंड पॉइंट, ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन एनसीएलटी सीधा ऑर्डर पास नहीं करेगा। एनसीएलटी विल
सेंड अ नोटिस, याद है लास्ट टाइम भी नोटिस भेजा था, सीजी इनकम टैक्स अथॉरिटी, दो जन ही है यहाँ पे, ठीक है। किन दो को नोटिस भेजेगा? सीजी है ना, सीजी और आईटीए है ना। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज सीकिंग व्हाट, क्या मांगा था उन लोग के पास? रिप्रेजेंटेशन के भाई, ये कंपनी है जिसने मुझे एप्लीकेशन भेजा है वॉलंटरी रिवीजन के लिए, व्हाट इज योर रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज योर ओपिनियन, सेंड इट टू मी। मी मतलब कौन? एनसीएलटी, राइट। नाउ ये तो हो गया रिवीजन का पार्ट, मतलब एप्लीकेशन का पार्ट। नाउ कंपनी ऐसा रिवीजन एप्लीकेशन पास्ट ईयर का ही करेगी ऑब्वियसली, है ना। जैसे कि हमने, याद है लास्ट में भी, मतलब इसके लास्ट सेक्शन में भी, प्रीवियस सेक्शन में भी हमने पिछले साल के बुक्स को ही रीओपन किया था, राइट। तो इधर भी पिछले साल के बुक्स को ही रीओपन करेंगे, लेकिन यहां पे सच रिवीजन इज अलाउड। फॉर एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, समझे? 8 साल नहीं अलाउड है यहाँ पे। अगर तुम खुद से रिवाइज करना चाहते हो तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर तक अकाउंट्स को रिवाइज कर सकते हो, उससे पहले के नहीं, ठीक है। उससे पहले का हुआ तो सर चेंज करना है, नहीं कर सकते, तो सर क्या करेंगे? बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। जब दिया था रिवीजन का मौका तो सोए थे क्या? नहीं ना। 3 साल कम होता है क्या? नहीं। मतलब इमेजिन, अगर आज के स्टेटमेंट में, आज का मतलब अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 23-24, राइट। वी आर इन 23-24। अगर इस साल के स्टेटमेंट में, चलो फॉरगेट 23-24, लास्ट कौन सा गया? 22-23। अगर उसमें कुछ गलती हुआ है, हो गया है, सो 3 साल है ना मुझे गलती को रियलाइज करके करेक्ट करने के लिए। सो क्या 3 साल कम है? नहीं, इसलिए यहाँ पे 3 साल बोला है। डोंट थिंक यहाँ पे भी 8 साल देंगे, नहीं। तुम गलती कर रहे हो तो तुम्हें चांस दिया है लॉ ने, 3 साल में सुधार लो। अगर 3 साल में तुम खुद ही अपनी गलती रियलाइज नहीं कर पाए, देन बी रेडी, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, ठीक है। इतना बड़ा कुछ नहीं होगा क्योंकि फ्रॉड वगैरह नहीं है, ह्यूमन एरर है। कोर्ट में अगर मैटर भी जाएगा एनसीएलटी में, तो एनसीएलटी भी समझेगा कि हाँ भाई गलती हुआ है और रेक्टिफाई करने को भूल गए, वट एवर इट इज। तो कम पेनल्टी लगेगा, इतना नहीं लगेगा, बट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, राइट। तो सच रिवीजन इज अलाउड फॉर एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। उसके पहले के रिवीजन कर सकते हो? नहीं। एंड दूसरा पॉइंट खास ध्यान देना, एंड ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या? अभी पूरा स्टेटमेंट एक साथ पढ़ो, ठीक है। मैंने भले ही ब्रेक किया। सच रिवीजन इज अलाउड फॉर एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स एंड ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या? साल में ये एप्लीकेशन एक ही बार कर सकते हो। तुम बोलोगे हाँ 2 साल में गलती है ना, एक साथ में दोनों साल का कर देता हूं, नहीं। एनी ऑफ द 3 बोला है, मतलब कोई भी एक, एट अ टाइम, कोई भी एक साल। कौन सा एक साल? पिछले 3 साल में से कोई भी एक साल का तुम रिवीजन कर सकते हो। और ऐसा रिवीजन साल में कितनी बार कर सकते हो? सिर्फ एक बार। मतलब इमेजिन मुझे 2 साल का रिवीजन करना है, तो मुझे एक साल का इस साल में करूंगा, अगले साल का अगले साल में दूसरे साल का एप्लीकेशन करूंगा। इसलिए यहां पे बोला गया ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, बराबर। एक एग्जांपल देता हूं, सी 22-23 अभी खत्म हुआ है, बराबर, राइट। इसके पहले क्या होगा? 21-22, 20-21। बहुत ऊपर लिख दिया ना मैंने। नाउ दिस इज माय करंट फाइनेंशियल ईयर, बराबर है ना। और ये मेरे प्रीसीडिंग 4 ईयर्स है। मुझे 19-20 का रिवाइज करना है, कर दूं? क्यों नहीं? समझ गए? 3 साल, राइट। यहां मैं
ये पीरियड को ही खाली क्या कर सकता हूं, वॉलंटरी रिवाइज कर सकता हूं, राइट, जो बोला गया इन एनी ऑफ द 3 years. नाउ फॉर एग्जांपल 23-24 में मुझे लगा कि मुझे ये वाला रिवाइज करना है, चलेगा, लेकिन पता चला 22-23 में भी गड़बड़ है, तो क्या 24-25 में मैं इसका एप्लीकेशन करूंगा? हाँ, समझा? तो ये यहां पे ये स्टेटमेंट बोला गया है, राइट. नाउ क्या 23-24 में मैंने 2021 को रिवाइज किया? कर दिया. लेट अस से कि ये जो प्रोसेस था ये खत्म हो गया और मैंने रिवाइज भी कर दिया. मेंबर्स को पता है क्या मैंने रिवाइज किया? क्या किधर भी लिखा है शेयर होल्डर्स का अप्रूवल वगैरह लेना है? नहीं, इधर अब तक लिखा भी नहीं है, ना ही आगे मैं लिखने वाला हूं. सो मेंबर्स आर नॉट अवेयर अबाउट दिस रिवीजन. सो हाउ शुड आई इन्फॉर्म देम? क्योंकि एट द एंड सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट किसको दिया जाता है? मेंबर को. मैंने 20-21 का स्टेटमेंट दिया होगा कि नहीं दिया होगा? दिया होगा. डोंट यू थिंक उनके पास आज गलत स्टेटमेंट है? क्यों गलत है उनके पास? क्योंकि मैंने अब रिवाइज कर दिया. सो उनके पास जो है, रिवीजन के पहले तक वो सही था, बट आफ्टर रिवीजन उनका स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया. सो व्हाट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी? रेक्टिफाई. उनको मैं रिवाइज्ड कॉपी भेजू. दिस कैन बी द ऑप्शन. ओके, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ऑप्शन, बट दिस कैन बी द ऑप्शन कि उन्हीं मेंबर्स को रिवाइज कॉपी दे दिया, ये लो भाई 2021 का रिवाइज्ड कॉपी हमने वॉलंटरी रिवीजन किया है. एनी अदर ऑप्शन? हर एक कंपनी का वेबसाइट नहीं होता. नाउ सी द ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज व्हाट दे सेड, व्हाटएवर ही सेड के सबको वापस रिवाइज्ड कॉपी दे देंगे, वो पॉसिबल नहीं है. तो क्या करेंगे पता है? 23-24 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है? बनने वाला है. उसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देंगे एट द एंड कि हमने 20-21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट में इस पार्ट में ये वाला रेक्टिफिकेशन या ये वाला रिवीजन किया है. मिल गया उनको. क्योंकि क्या 23-24 का भी स्टेटमेंट मैं मेंबर्स को देने वाला था कि नहीं देने वाला था? सो अगर मैं 23-24 का स्टेटमेंट दे रहा हूं, सो डोंट यू थिंक उसमें मैंने ये रिवीजन का इंफॉर्मेशन भी उनको दे दिया? हाँ. तो रिवाइज स्टेटमेंट देके मेरा काम मैं क्यों बढ़ाऊं? अगर मैं रिवाइज स्टेटमेंट दूंगा तो 23-24 में मुझे 2 स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, है कि नहीं? एक रिवाइज भी देना पड़ेगा पुराना वाला, और एक इस साल का भी देना पड़ेगा. तो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूं मैं, राइट? मैं क्या करूंगा, इसी साल के रिपोर्ट्स में मेंशन कर दूंगा कि मैंने 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट को क्या किया है? रिवाइज किया है. हियर इज द डिटेल. गेटिंग इट? डिटेल्स के साथ. खाली ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ रिवाइज कर दिया है. आई विल गिव यू द डिटेल्स एज वेल कि फॉर एग्जांपल एसेट्स इतना था पास्ट में, बट दिस इज नाउ द करेक्ट फिगर और दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट नाउ. तो एक छोटा सा एक बोलते ना रफ में मैं उनको एक स्टेटमेंट बना के दे दूंगा कि रिप्लेस दिस पार्ट हैज बीन रिप्लेस्ड. तो वो पुराने वाले का ये पार्ट मत देखना, ये वाला नया पार्ट देखना. एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन, बट वो मैं किस में दे दूंगा? 23-24 के रिपोर्ट में ही दे दूंगा. अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने की जरूरत है नहीं. नॉट नीडेड, राइट? सो सी नेक्स्ट पॉइंट, सच रिवीजन shall be disclosed in the board report of the financial year in which revision has been made. बराबर क्या नहीं? देखो क्या लिखा है, सच रिवीजन मतलब जो मैंने रिवाइज किया है पास्ट के अकाउंट्स में, वो मैं डिस्क्लोज करूंगा बोर्ड रिपोर्ट में. कौन से साल के बोर्ड रिपोर्ट में? उस साल के बोर्ड रिपोर्ट में जिस साल में मैंने क्या किया, उस साल के बोर्ड रिपोर्ट में जिस साल में मैंने क्या किया, रिवीजन किया. मतलब 23-24 के रिपोर्ट में मैं दिखा दूंगा कि 2021 में हमने रिवाइज किया है. यस, वही यहां पे बोला है मैंने. क्लियर हुआ इतना? पक्का? इसका नाउ सेकंड पॉइंट. ये पूरा है ना फर्स्ट था अब तक, मतलब अभी इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है. सच रिवीजन एप्लीकेशन किस चीज का हो सकता है बोलो? इन दो के अलावा किसी दूसरी चीज का हो सकता है क्या? नहीं.
तो such revision application should be with respect to revising financial statements under section 129 or board report under section 134 or making any consequential alteration. ये तो समझ में आया कि हमको इसको रिवाइज करना है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉन्सिक्वेंशियल अल्टरेशन? क्या होता है? अल्टरेशन मतलब चेंज होता है, राइट? अल्टरेशन का मीनिंग क्या होता है? चेंज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंशियल अल्टरेशन? कहां पे? वाई? एओए में वाई? ऐसा एक एग्जांपल दे दे कि हाँ सर ये चेंज हुआ तो एमओए में चेंज करना पड़ेगा. क्या एक ऐसा फिगर या एक ऐसा एंट्री बोल दे. नहीं है. कैसे अमेंडमेंट किए? कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं. आरओसी अलाउ ही नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है. आरओसी सीधा तेरा फॉर्म रिजेक्ट कर देगा. तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करने की जरूरत क्या है? अगर कंपनी कन्वर्ट हो रहा है तो ये दो डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करके तू क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्स तो वैसे ही रहने वाले, तो उसमें रिवीजन की जरूरत नहीं है. बोल और कुछ. बस. मैंने क्या लिखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट. रेजोल्यूशन में चेंज होता है, होने देना, उसका क्या लेना देना है? रेजोल्यूशन इज नॉट कनेक्टेड टू दीज टू डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. एनीवन एल्स? सब्सटैंशियल चेंज हो रहा है. कहां चेंज हो रहा है बता. तो अच्छा ठीक है, बड़ा फिगर. तो क्या वो बड़ा फिगर लेफ्ट वाले पार्ट में नहीं आ सकता? इसमें नहीं आ सकता बड़ा फिगर? इसमें ऐसा लिखा है कि दिस इज फॉर छोटा फिगर एंड दिस इज फॉर बड़ा फिगर. छोटा हो या बड़ा, रिवीजन रिवीजन होता है कि नहीं होता है? तो वो तो इसी में आ गया पूरा. एक चेंज करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? सोचो जरा. थिंक फ्रॉम अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर तुम ये चेंज कर रहे हो या ये रिवाइज कर रहे हो तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? एंड दैट कॉन्सिक्वेंस इज द कॉन्सिक्वेंशियल अल्टरेशन. चलो मैं ही बता देता हूं. लास्ट ईयर का ओपनिंग, सॉरी क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग होता है. मिल गया आंसर? मिल गया आंसर? क्या अभी भी नहीं मिला? अगर मैं लास्ट ईयर में कुछ चेंज करता हूं तो क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा. अगर क्लोजिंग बैलेंस चेंज हुआ तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा. मैंने रिवाइज लास्ट ईयर को किया कि इस ईयर को किया? लास्ट ईयर को. बट इस लास्ट ईयर के चेंज या रिवीजन की वजह से क्या मेरे इस ईयर पे इसका इफेक्ट पड़ा? तो मैं इस ईयर में रिवाइज कर रहा हूं कि अल्टरेशन कर रहा हूं? और ये अल्टरेशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवीजन इन द लास्ट ईयर. दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशियल अल्टरेशन. कि जब तुम एक साल के अकाउंट्स में कुछ चेंजेस करते हो, सो अगर उसका इफेक्ट अगले साल के अकाउंट्स पे गिर रहा है तो उसको भी तो करेक्ट करना पड़ेगा ना. कि वो मिसमैच रहने दोगे? करेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? तो एक साल को अगर तुम चेंज करोगे तो दूसरे साल को भी अल्टर करना पड़ेगा. तो तुम उसको रिवाइज नहीं कर रहे, दूसरे साल को रिवाइज नहीं कर रहे, तुम रिवाइज तुम्हारे फर्स्ट ईयर को कर रहे हो. बट फर्स्ट ईयर के रिवीजन की वजह से फिगर्स चेंज हुए, एंड सिंस फिगर्स चेंज हुए तो मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो गया, एंड लास्ट ईयर का मेरा क्लोजिंग बैलेंस चेंज हुआ तो इस साल का मेरा ओपनिंग बैलेंस चेंज हो गया. सो इस साल मैं ओपनिंग बैलेंस चेंज करूंगा कि नहीं करूंगा? क्या वो रिवीजन है कि कॉन्सिक्वेंस है? कॉन्सिक्वेंस है. वो कॉन्सिक्वेंस है मेरा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवीजन इन द लास्ट ईयर. समझा? सो इस दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशियल अल्टरेशन. कि जब एक चेंज की वजह से इफेक्ट दूसरे पे जा रहा है. तो गलती की दर फर्स्ट में है कि सेकंड में है?
गलती फर्स्ट में, बट उसका इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है? सेकंड में। सेकंड रॉन्ग नहीं है, फर्स्ट रॉन्ग है, इसीलिए सेकंड रॉन्ग है, समझा? राइट। तो अगर फर्स्ट को मैं रेक्टिफाई करता हूं, रिवाइज करता हूं, तो सेकंड को भी नेचुरली करना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या सेकंड वन रॉन्ग था? रॉन्ग नहीं था, इसलिए मैंने रिवाइज नहीं किया। इट वॉज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंशियल अल्टरेशन। फर्स्ट सही होता तो सेकंड भी सही होता, समझा? ये नहीं नहीं, ये साथ में ही हो रहा है पूरा। दिस इज टुगेदर, लाइक यू विल व्हेन यू डू दिस एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन डू दिस। ओके, वैसा। बोलो, और कोई क्वेश्चन? नेचुरली तो ये होगा नहीं ना, कॉन्सिक्वेंस मीन्स देयर हैज टू बी समथिंग, तो नेचुरली तो यही होने वाला है, फिर उसका इफेक्ट इसके ऊपर जा रहा है। सो दीज टू आर कनेक्टेड। ओके, समझा सबको? और कोई डाउट? चलो, लास्ट इसका थर्ड पार्ट बचा है। CG has power to make rules regarding this section. रुक जाइए, कर ले, हाँ बोल ले, चल पूछ ले। वो होने दो, बट ऐसा उल्टा कैसे हो सकता है? कैसे? दोनों एक्चुअली 3 साल है। ठीक है, 2 साल कर लेते हैं, ठीक है। अभी एरर हो गया, अब 2 साल में बीच वाला साल कौन सा है? अभी पहले वो बता। रुक रुक, मेरे को एग्जांपल लिखने दे, ठीक है? लेट अस से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और ये फोर्थ ईयर। इसमें मैं इन 3 साल को रिवाइज कर सकता हूं, राइट? वो तो करंट है, वो तो समझ गया मैं। अभी ठीक है, इधर एरर है, तो तूने क्या किया? इसको रिवाइज का एप्लीकेशन भेजा। अब तो वो कॉन्सिक्वेंशियल अल्टरेशन हुआ ना? नहीं, उसी वक्त कर देंगे ना, क्यों वेट करेंगे? कॉन्सिक्वेंशियल अल्टर, तो कॉन्सिक्वेंशियल अल्टरेशन का मतलब ही क्या हुआ? ऐसा नहीं, तो एक बार कर रहे हो तो उस ये कॉन्सिक्वेंशियल के अगले साल करोगे, 1 साल तक उसको रॉन्ग रहने दोगे? नहीं। व्हेन यू डू, हाँ, बिकॉज ऑफ दिस द चेंज विल रिफ्लेक्ट इन दिस ईयर एज वेल। दिस वॉज नॉट रॉन्ग, दिस वॉज रॉन्ग। हियर यू आर जस्ट डूइंग अल्टरेशन, नॉट वेरी रेक्टिफिकेशन। फोर्थ वाले तो अब तक यही नहीं हुआ ना, खत्म ही नहीं हुआ ना, ठीक है ना? तो अभी तक फाइनल किधर हुआ है? ये ये सबमिट थोड़ी किया अब तक मैंने, ये सबमिट कर चुका हूं मैं, ये तो चल रहा है मेरा ईयर। जरूरी नहीं है फर्स्ट किया तो सेकंड भी कॉन्सिक्वेंशियल हो सकता है ना। हो सकता है, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। बोल, और कुछ? CG has power to make rules विथ रिस्पेक्ट टू, 3 चीजों के रिलेटेड उसके पास पावर है। पहला, रोल ऑफ ऑडिटर क्या होना चाहिए इस केस में, रोल ऑफ डायरेक्टर क्या होना चाहिए, वो खुद ही बोलेगा क्या होना चाहिए, नहीं बोला तो कुछ भी मत करो। एंड तीसरा, whether to replace such financial statements board report or whether to provide a supplementary
स्टेटमेंट, ये लास्ट वाला देखो, सीजी तुम्हें बोलेगा कि ये जो रिवीजन है ये तुम्हें किस तरह प्रोवाइड करना है। देखो अभी हमने रूल्स में क्या देखा था कि अगर कुछ चेंज है तो करंट ईयर के अंदर डिस्क्लोज कर दो कि हमने पास्ट ईयर में चेंज किया, ये लॉ बोलता है। लेकिन सीजी के पास पावर है, अगर सीजी आके बोलेगा नहीं ये मत कर, लास्ट ईयर के स्टेटमेंट को पूरा रिप्लेस कर, तो रिप्लेस करना पड़ेगा, हाँ या ना। या तो हम लोग इस साल के एंड में सप्लीमेंट तो प्रोवाइड कर ही रहे थे। सप्लीमेंट मतलब क्या होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, है ना। जैसे कि तुम लोग आंसर शीट में कैसा सप्लीमेंट लेते हो, एक मेन आंसर शीट होता है एंड देन यू टेक द सप्लीमेंट, तो वैसे ही एक मेन करंट ईयर का रिपोर्ट तो तुम बना नहीं वाले हो, उसमें जो चेंज किया उसका तुमने क्या बना दिया, एक सप्लीमेंट्री बना दिया, राइट। या तो पूरा का पूरा रिप्लेस कर दो, जहां गलत हुआ था उसको पूरा डिलीट कर दो एंड फाइल अ न्यू वन फॉर दैट ईयर। वो सीजी के पास पावर है, वो ऐसे ऑर्डर दे सकता है। बट दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, क्योंकि नहीं दिया तो हम लोग ये तो करने ही वाले, विच इज नथिंग बट सप्लीमेंट्री, है कि नहीं। करंट ईयर 23-24 में अगर मैं बताता हूं कि 2021 में चेंज किया है, तो 2021 क्या है, सप्लीमेंट्री है कि रिप्लेसमेंट है? सप्लीमेंट्री है, राइट। आई एम नॉट रिप्लेसिंग द होल डॉक्यूमेंट, बराबर। लेकिन अगर सीजी बोला मुझे कि रिप्लेस करना है तो करना पड़ेगा मुझे रिप्लेस। क्लियर, समझा सबको? तो लिखो 131। कौन बोल रहा है क्या? डिपेंड्स, क्या क्या चेंज कर रहा है। पूरा चेंज कर रहा है मतलब, हाँ अभी पूरा चेंज कर रहा है मतलब हर एक अमाउंट थोड़ी रॉन्ग है, ऐसा मत सोच। तो वो सोच रहा है हर एक अमाउंट थोड़ी रॉन्ग है, एक आधा एंट्री रॉन्ग हो जाता है। हाँ मतलब एज इट इज स्टेटमेंट रहेगा, बट करेक्टेड फिगर डाल के वापस वो स्टेटमेंट सबमिट कर देंगे, समझा? चलो नेक्स्ट इज सेक्शन 136, राइट ऑफ कॉपीज टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिख रहा है? पेज नंबर 149। नाउ सी, क्या ये अभी अभी याद है ना, मैं बोल रहा था कि ये जो स्टेटमेंट्स है किसको देने होते हैं, मतलब कंपनी किसे प्रेजेंट करने वाली है सब स्टेटमेंट्स? हाँ,
मेंबर्स को ना याद है जब कंसोलिडेशन वगैरह सिखा रहा था मैं तब, तो ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर गिवन टू द मेंबर्स. क्यों मेंबर्स को दिया जाता है? बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 136. इट इज देयर राइट. कंपनी को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. इट इज देयर राइट टू रिसीव कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कंपनी नहीं देगा तो कंपनी का डिफॉल्ट हो जाएगा. ठीक है, वहां पे वही बोला है. सी, दिस सेक्शन रिक्वायर्स दैट कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सीएफएस along with auditor's report shall be sent to every member. दिख रहा है कि नहीं? Every member and all, right? मिल रहा है कि मैं अकेला बोल रहा हूं? मिला ना? Right? वही सब चीजें वहां पे दी हुई है. कितने दिन पहले देना है? 21 days before the meeting. जब जनरल मीटिंग होने वाला है उसके उधर 21 दिख जाएगा 4th लाइन पे तुम लोग को, तो 21 याद रखना. सच, बट यहां पे ऐसा नहीं लिख सकते ना हम लोग. इट इज ऑब्वियस कि कंपनी एक साथ ही सब कुछ भेज देगा. नोटिस भी भेज देगा, एजेंडा भी भेज देगा, और इवन दिस स्टेटमेंट्स भी भेज देगा. सब एक साथ ही जाएगा. बट सब, क्योंकि द रीजन इज सब 21 डेज के पहले ही भेजना है. इवन द नोटिस इज सेंड 21 days बिफोर द मीटिंग. दिस इज टू बी सेंड 21 days बिफोर द. नेक्स्ट लेक्चर में वील कंटिन्यू दिस 137.